एक आदमी जिसके हाथ में मंगलसूत्र होता है, वो उस मंगलसूत्र को लेकर एक हाईवे पर हांफते हुए भाग रहा था। तभी उसके सामने एक भयानक चेहरा आता है और वो डर कर वहीं खड़ा हो जाता है और दोनों हाथ अपने चेहरे के पास रखकर जोर से चिल्लाता है। पर तभी एक ट्रक जाकर उस आदमी को टक्कर मारकर चली जाती है और उस आदमी की वहीं मौत हो जाती है। आज तो बहुत लेट हो गई। इस महीने दूसरी बार लेट हो गया मुझे। एक काम करती हूँ, इस हाईवे से चली जाती हूँ। ये रास्ता शॉर्टकट है। बस थोड़ा सुनसान है, पर मुझे तो जल्दी से होटल पहुँचना है, वरना वो ठरकी मालिक फिर से गुस्सा करेगा और मेरी सैलरी काट लेगा। इतना बोलकर कोमल उस हाईवे वाले रास्ते पर चल पड़ती है। अभी कोमल 10 कदम भी नहीं चली थी कि उसके पैरों के नीचे नींबू मिर्च आ जाता है और अचानक से मौसम बिगड़ जाता है। तेज आंधी तूफान के साथ बारिश भी होने लगती है और बिजली कड़कने लगती है। अब कोमल जल्दी से अपने बैग से छाता निकालती है और चलती हुई खुद से कहती है, पता नहीं बारिश का मौसम कब खत्म होगा। जब ऑफिस के लिए निकलने लगती हूँ तब बरस पड़ता है। ये बादल, इसी की वजह से लेट होती हूँ। खैर, कोमल जल्दी जल्दी अपने पैर चला। खुद से ही बात करके कोमल और तेजी से चलने लगती है, पर तभी उसे महसूस होता है कि शायद कोई उसके पीछे है। कोमल रुककर पीछे मुड़कर देखती है, पर उसके पीछे कोई नहीं होता। एक बार फिर कोमल आगे की ओर चलने लगती है और तभी उसकी नजर रोड पर पड़ती है। उसके साथ एक परछाई चल रही थी। उस परछाई को देखकर कोमल के कदम वहीं रुक जाते हैं और उसके माथे से पसीना टपकने लगता है। वो डरती हुई अपने बगल में देखती है, पर उसके बगल में कोई नहीं होता। एक बार फिर कोमल परछाई को देखती है और वो देखती है कि वो परछाई किसी और की नहीं बल्कि उसी की है। ये देख कोमल एक लंबी सांस लेती है और खुद से कहती है, इस हाईवे के बारे में इतना गलत सुन रखा है कि अब अपनी परछाई से भी डरने लगी हूँ मैं। इतना बोलकर एक बार फिर कोमल तेजी के साथ आगे बढ़ने लग जाती है। थोड़ी ही दूरी पर जाने के बाद कोमल देखती है कि एक गाड़ी बड़ी तेजी से आ रही है और एक बूढ़ी औरत जो कि लाठी पर थी वो रोड क्रॉस कर रही है। कोमल उस बूढ़ी औरत को बचा पाती कि उसके पहले ही वो गाड़ी तेज टक्कर के साथ उस बूढ़ी औरत को टक्कर मारकर चली जाती है। वो बूढ़ी औरत वहीं रोड पर गिर जाती है और दर्द से छटपटाने लगती है। कोमल भागती हुई उसके पास जाती है तो वो देखती है कि वो बूढ़ी औरत उससे मदद मांग रही है। बेटी, मेरी मदद कर। उसे बूढ़ी औरत को खून में लथपथ देख कोमल के हाथ पैर कांपने लगते हैं। उसके हाथ से छाता छूट जाता है और वो घुटने पर बैठ जाती है और जैसी उस बूढ़ी औरत की मदद करने के लिए वो हाथ आगे बढ़ाती है, वो देखती है कि वो बूढ़ी औरत मर चुकी है। ये देखकर कोमल और ज्यादा डर जाती है और उठ खड़ी होकर 2 कदम पीछे चली जाती है और घबराती हुई खुद से कहती है, ये क्या हो गया? ये तो मर गई। अब मैं क्या करूं? एक काम करती हूँ, यहाँ से जल्दी से भाग जाती हूँ। अगर किसी ने मुझे यहाँ देख लिया तो उन्हें लगेगा कि मैंने ही मारा है इसे। हाँ, मेरा यहाँ से जाना ही ठीक होगा। इतना बोलकर कोमल जल्दी से अपना छाता उठाती है और तभी उसकी नजर उस बूढ़ी औरत के हाथों में फंसे उस मंगलसूत्र पर जाती है जो कि पूरा गोल्ड का था। इतना सुंदर मंगलसूत्र देखकर कोमल के मन में लालच आ जाता है और वो अपने छाते के साथ उस बूढ़ी औरत के हाथ से मंगलसूत्र लेकर अपने बैग में डाल लेती है और वहां से भागने लगती है। भागते भागते कुछ देर बाद डरी सहमी भीगी हुई कोमल होटल पहुंचती है, जहां अपना छाता बाहर रखकर अंदर जाती है और अपना बैग लॉकर में रख अपने मालिक से कहती है, माफ करना सर, पर बाहर बारिश बहुत तेज हो रही थी इसलिए लेट हो गई, पर मैं समय से पहले ही अपना काम खत्म कर दूंगी। कोई बात नहीं कोमल, मुझे भी दिख रहा है कि बाहर बारिश हो रही है और
आज सिर्फ तुम्हें नहीं, हमारे और भी स्टाफ लेट है, तो तुम घबराओ मत और जाकर आराम से शांति से काम करो। मैं तुम्हारे पैसे नहीं काटूंगा इस बार। कोमल, जो मालिक की दरियादिली देखकर खुश हो जाया करती थी और अपने मालिक की तारीफ करती थी, वो आज कुछ नहीं कहती और सर नीचे करके डरी सहमी अपने काम पर लग जाती है। ये देखकर होटल के मालिक को थोड़ा अजीब लगता है, पर वो कुछ नहीं कहता। अब कोमल हमेशा की तरह हाथों में झाड़ू पोछा लेकर पहले कमरे में जाती है और बाथरूम की सफाई करने लगती है, पर तभी उसे कांच के टूटने की आवाज आती है और वो बाथरूम से बाहर निकलकर कमरे में चारों तरफ देखने लगती है, पर पूरा कमरा वैसे का वैसा ही था। कहीं से न तो कुछ गिरा था और न ही टूटा था। कोमल आगे कुछ सोच पाती कि उसके पहले उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है और कोमल वही बर्फ की तरह जम जाती है और डरती हुई पीछे मुड़कर देखती है तो वो अपने पीछे अपनी दोस्त कल्पना को पाती है। अरे कोमल, क्या हो गया तुझे? तू तो दूसरों के लिए एक गिलास पानी नहीं लाती, फिर तू आज मेरा काम कैसे कर रही है? भूल गई क्या? सेकंड फ्लोर की साफ सफाई मेरे हाथों में है। क्या मैं सेकंड फ्लोर पर हूँ? पर मैं तो थर्ड फ्लोर के रूम नंबर 301 में जा रही थी। कोमल आगे कुछ कह पाती कि उसके पहले उसकी नजर रूम नंबर पर पड़ती है और ये देखकर वो हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे बहुत अच्छे से याद था कि वो थर्ड फ्लोर रूम नंबर 301 में गई है। उसे देखकर कोमल की सांस अटक जाती है और एक बार फिर उसके माथे से पसीना टपकने लगता है। ये देख कल्पना बड़ी हैरान होती है। वो कोमल से कुछ कह पाती उससे पहले कोमल हकलाती हुई वहां से जाने लगती है। लगता है मुझसे कोई गलती हो गई है, मैं चलती हूँ। इससे क्या हो गया है? ये तो हमेशा अच्छे मूड में रहती थी। खैर, मैं अपना पहले काम खत्म कर लेती हूँ। कोमल डरती हुई थर्ड फ्लोर पर जाती है और बार बार आगे पीछे पलट पलट कर देखती है, क्योंकि उसे वही महसूस हो रहा था जो कि उसे हाईवे पर महसूस हुआ था होटल आने से पहले। पर फिर भी कोमल किसी को कुछ ना बताकर अपने काम पर लग जाती है। अब कोमल जैसे ही कमरे का दरवाजा खोलती है, वो देखती है कि उसके पैरों के नीचे नींबू मिर्च है। ये देखकर कोमल जोर से चिल्लाती है और उसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग वहां आते हैं और कोमल से कहते हैं, क्या हुआ मैडम, आप इतने जोर से क्यों चिल्लाई? आपने कुछ देखा क्या? नहीं, मैं ठीक हूँ। वो जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो छिपकली नीचे गिर गई। अब चली गई। आप लोग भी जाओ। इतना सब कुछ होने के बाद भी कोमल किसी को कुछ नहीं बताती। कोमल अब भी यही सोचती है कि शायद ये सब कुछ उसका भ्रम है। अब कोमल अपना ध्यान हटाने के लिए फोन में गाने चला लेती है और गाना गाते हुए कमरे की सफाई करती है। कोमल सबसे पहले बेडशीट बदलती है और बेडशीट बदलकर खिड़की का कर्टन चेंज करने लगती है। कोमल खिड़की के पर्दे चेंज कर ही रही होती है कि तभी अचानक से खिड़की बंद हो जाती है और कोमल की उंगली में चोट लग जाती है। कोमल की उंगली से खून आने लगता है और वो अपनी उंगली मुंह में डाल लेती है और तभी उसकी नजर उस हाईवे पर पड़ती है जिस हाईवे से आज वो आई थी। वो देखती है कि वो बूढ़ी औरत अब भी वहीं पड़ी है। उसकी लाश देखकर जल्दी से कोमल खिड़की का दरवाजा बंद कर देती है और पीछे मुड़कर देखती है तो वो अपने सामने उसी बूढ़ी औरत को पाती है। बेटे, तुम तो बड़े निर्दयी निकले। तुमने मुझे वहाँ पर अकेले मरते हुए छोड़ दिया और मेरा मंगलसूत्र लेकर भाग गई। ये तुमने सही नहीं किया। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। अपने सामने उस बूढ़ी औरत को देखकर कोमल के हाथ पैर थर थर कांपने लगते हैं। वो पूरी बर्फ की तरह ठंडी हो चुकी थी। कोमल चिल्लाकर सबको बुलाना चाहती थी, पर ऐसा नहीं हो पाता और वो लंबी लंबी सांस लेने लगती है। पर तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। कोमल, यार बहुत भूख लग रही है। तेरा काम खत्म हो गया तो चलकर थोड़ा कुछ खा लेते हैं। कल्पना, अच्छा हुआ तू यहाँ आ गई। इतना बोलकर कोमल अपनी दोस्त को गले से लगा लेती है और अपने साथ हुए हादसे के बारे में बताती है, पर कल्पना उसकी बातें सुनकर हंसने लगती है
कल्पना की हंसी सुनकर कोमल कल्पना से अलग होती है और 2 कदम पीछे हो जाती है, क्योंकि कोमल ने जिसको गले लगाया था वो कल्पना नहीं बल्कि कोई भयानक चुड़ैल थी। उस चुड़ैल को अपने सामने देखकर कोमल जोर से चिल्लाती है और बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद कोमल को जब होश आता है तो वो अपने सामने होटल के स्टाफ को देखते हैं जो उससे उसकी तबीयत के बारे में पूछ रहे होते हैं। पर कोमल की नजर दूर खड़ी होटल के बाहर इस चुड़ैल पर पड़ती है जो कोमल को देखकर हंस रही होती है। अब तो मरेगी, तूने मंगलसूत्र नहीं अपनी मौत को उठाया था। नहीं, मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो। कोमल जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी ये हालत देखकर सभी स्टाफ वाले चौंक जाते हैं और होटल का मालिक उससे कहता है, कोमल ये सब क्या कह रही हो तुम? हम है यहाँ, हम तुमसे तुम्हारी तबीयत के बारे में पूछ रहे हैं, पर तुम्हारी हालत देखकर लगता है मुझे कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। वेटर तुम एक काम करो, कोमल को उसके घर तक छोड़ो, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। इस तरह होटल का मालिक कोमल को एक वेटर के साथ भेज देता है। कोमल होटल से बाहर निकलती है और कुछ ही दूरी पर जाकर वेटर को धन्यवाद कहती है। पर जैसे ही कोमल वेटर की तरफ देखती है तो वो देखती है कि उसके साथ वेटर नहीं बल्कि वही चुड़ैल है जो उसे मारना चाहती है। अपने पास चुड़ैल को देखकर कोमल अपनी जान बचाने के लिए भागने लगती है और उसी हाईवे पर जाती है। पर उसके सामने वही बूढ़ी औरत आ खड़ी होती है। अपने सामने उस बूढ़ी औरत को देखकर कोमल के पैर रुक जाते हैं और वो अपने बैग से उस मंगलसूत्र को निकालकर उस बूढ़ी औरत से कहती है, तुम अपना मंगलसूत्र ले लो, बस मेरी जान बख्श दो, मुझे अभी नहीं मरना। कोमल की ये बात सुनकर वो बूढ़ी औरत चुड़ैल के रूप में बदल जाती है और अब कोमल सब समझ जाती है कि वो बूढ़ी औरत ही चुड़ैल है। पर कोमल आगे कुछ कर पाती इससे पहले ही वो चुड़ैल कोमल के पास आने लगती है और कोमल वहां से हिल भी नहीं पाती और ना तो कुछ बोल पाती है। बस उसके माथे से पसीना टपक रहा था। वो लंबी लंबी सांसें ले रही थी। वो चिल्लाना चाह रही थी पर उसकी आवाज उसके हलक में अटक चुकी थी और जैसे चुड़ैल उसके पास आती है वो जोर से चिल्लाती है और अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। पर तभी एक गाड़ी आकर कोमल को टक्कर मारकर वहां से चली जाती है और कोमल की लाश वही हाईवे पर पड़ी रहती है। पर ये सब कुछ विशाल नाम का एक व्यक्ति देख लेता है और वो जैसे ही कोमल की लाश के पास जाता है वो देखता है कि कोमल मर चुकी है और उसके हाथों में एक मंगलसूत्र है। वो लड़का भी मंगलसूत्र को देखकर लालच में आ जाता है और कोमल के हाथ से वो मंगलसूत्र लेकर अपने जेब में रख लेता है और इस तरह से एक बार फिर से वही सिलसिला शुरू हो जाता है। सनसनी रात, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा था। एक बूढ़ा आदमी काली चादर ओढ़कर उस घने अंधेरे में एक हाथ में लालटेन लेकर सड़क से गुजर रहा था। वहां से आती जाती कुछ गाड़ियां भी गुजरती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन मानो जैसे वो आदमी सिर्फ अपनी मंजिल ढूंढ रहा हो। वो लालटेन लेकर चलते चलते जंगलों से गुजरते हुए जाने लगता है। तभी अचानक से बहुत तेज हवाएं चलने लगती है। कोहरे की वजह से उसे रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था। जैसे वो अपने कदम आगे बढ़ाता है उसे एक बहुत अजीब आवाज सुनाई देती है और वो अचानक से वहीं रुक जाता है। उसके रुकने पर उसके सामने से कोहरा धीरे धीरे अपने आप ही हटने लगता है, मानो जैसे किसी ने उसका रास्ता साफ कर दिया हो। वो लालटेन लेकर आगे बढ़ता है। बढ़ते बढ़ते उसे एक लोहे का बड़ा सा दरवाजा दिखाई देता है। वो उस दरवाजे को खोलकर अंदर जाता है जहाँ बहुत पुरानी हवेली होती है। कहाँ हो तुम? मुझे तुम्हारी जरूरत है, मुझे मेरा मकसद पूरा करना है। कहाँ हो तुम? अंदर चले आओ। आदमी लालटेन लेकर हवेली के दरवाजे के पास आ जाता है। इतनी सर्दी में भी उसके चेहरे से पसीने टपकने लगते हैं। उसके चेहरे पर एक अजीब सा खौफ था, मानो जैसे अब उसका सामना किसी ऐसी चीज से होने वाली हो जिसे वो हकीकत में तो क्या सपने में भी कभी देखना ना चाहे।
अचानक से हवेली का दरवाजा खुलता है और ढेर सारे चमगादड़ अंदर से बाहर निकल आते हैं, जिन्हें देखते वो आदमी लालटेन लेकर गर्दन झुका लेता है। जैसे ही सभी चमगादड़ वहां से चले जाते हैं, वो हवेली के अंदर आता है। हवेली के अंदर जाने के बाद हवेली का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है और अचानक से उस आदमी के चिल्लाने की आवाज आती है। वो आवाज इतनी तेज थी कि गांव तक पहुंच जाती है। उस आवाज को सुनते ही गांव के अंदर एक घर में एक औरत सोते हुए अचानक से जाग जाती है और अपने पति को भी जगाती है। उसके चेहरे पर अचानक से पसीने टपकने लगते हैं और वो बहुत बुरी तरह घबराई हुई होती है। क्या तुमने वो आवाज सुनी? वो उसी श्रापित हवेली से आ रही है। अरे मनहूस औरत, उस श्रापित हवेली का नाम तू अभी क्यों ले रही है? तू जानती नहीं है उसका नाम लेना भी श्राप है, श्राप। आराम से सो जा और मुझे भी सोने दे, और दोबारा उस हवेली का नाम मत लेना। वो अपनी पत्नी को ये सब समझाकर सुला देता है। आखिर ऐसा क्या था उस हवेली में जो वो आदमी इतना घबराया हुआ था? और वो आदमी कौन था जो हवेली के अंदर चला गया था और उसके बाद बस उसकी आवाज ही रह गई थी? आधी रात का समय था। आराध्या लैपटॉप पर काम कर रही थी। उसका पूरा फोकस उसके लैपटॉप पर होता है। जैसे उसकी नजर घड़ी की तरफ पड़ती है, वो एक अंगड़ाई लेकर लैपटॉप को बंद कर देती है और पानी पीने के लिए रसोई में जाती है। जैसे ही वो रसोई में फ्रिज का दरवाजा खोलकर पानी पी रही होती है, तभी उसके फोन पर उसके दोस्त का फोन आता है। क्या यार, तूने इतना टाइम लगा दिया? जल्दी से मुझे अब फाइल का पीडीएफ बनाकर भेज दे। अरे तो मुझे पानी तो पीने दे, बस 5 मिनट के अंदर भेजती हूँ। बात करते करते उसे अचानक से बाथरूम के अंदर से एक आवाज आती है। वो अपने दोस्त का फोन अचानक से काटती है और वहां से धीरे धीरे बाथरूम की तरफ जाने लगती है, मानो जैसे बाथरूम के अंदर कोई नहा रहा हो। शावर के चलने की लगातार आवाज आती रहती है। जैसे आराध्या बाथरूम का दरवाजा खोलती है, उसके अंदर पानी की एक बूंद तक टपक नहीं रही थी। तभी अचानक से पीछे से एक हाथ उसके कंधे पर आता है, जिसके चलते वो अचानक से घबरा जाती है और बड़ी बड़ी सांस लेने लगती है। ये क्या है माँ? आपने तो मुझे डरा ही दिया। आराध्या, तुम इतनी रात क्या कर रही हो? तुम्हें सोना नहीं है? कल ऑफिस भी है तुम्हारा। अपनी माँ के बोलने पर आराध्या अपने कमरे में जाती है और सबसे पहले कुणाल को फाइल सेंड करती है और सो जाती है। अगले दिन जब सवेरा होता है, आराध्या बिस्तर पर होती है। उस समय वो एक भयानक सपना देख रही थी, जिसके चलते उसका शरीर बिस्तर में मचल रहा था। पूरे शरीर पर पसीना था और उसके मुंह से कुछ शब्द निकल रहे थे। नहीं नहीं, मुझे मत लेकर जाओ। मुझे उस हवेली में नहीं जाना। आखिर क्यों मुझे लेकर जा रहे हो माँ? नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। छोड़ो छोड़ो मुझे। आराध्या अचानक से इतना बोलते हुए उठ जाती है। फिर वही सपना, ये सपना मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा? आराध्या सपने से बहुत ज्यादा डरी हुई थी। आखिर उसे एक ही सपना बार बार क्यों आ रहा था? वो अपनी माँ को इसके बारे में बता चुकी थी, लेकिन उसकी माँ हमेशा सपने को लेकर बातों को टाल देती थी। एक दिन उसे अपने ऑफिस की तरफ से एक लेटर मिलता है, जिसमें किसी भानपुर नामक गांव में पुतुलबाड़ी हवेली का जिक्र था। आराध्या को इस हवेली में जाकर कुछ शूटिंग करनी थी, जिसके चलते आराध्या बहुत खुश थी। वो जब घर लौटकर इसके बारे में अपनी माँ को बताती है, तो वो उसे वहां जाने से साफ इनकार कर देती है। भानपुर? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हें वहाँ क्यों जाना है? तुम पुतुलबाड़ी नहीं जाओगी। अभी तक आराध्या ने हवेली का नाम भी नहीं लिया था, लेकिन उसकी माँ को हवेली का नाम पहले से ही पता था। ये उसके लिए बहुत बड़ा झटका था। वो अपने माँ से पुतुलबाड़ी के बारे में कई बार पूछती, लेकिन उसकी माँ हर बार उसकी बात को टालने की कोशिश करती। इसी के चलते माँ बेटी में कई सारी कहासुनी हो जाती है, जिसके चलते आराध्या गुस्से में घर छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। मुझे पता है कि आप मुझसे कुछ छुपा रही हो। मुझे अजीब अजीब सपने आते हैं। आखिर क्या रिश्ता है हमारा भानपुर और ये पुतुलबाड़ी हवेली से? आप मुझे क्यों नहीं बता रही हो? अगर आपने मुझे नहीं बताया
तो मैं ये घर छोड़कर हमेशा के लिए भानपुर गांव में चली जाऊंगी और पुतलबाड़ी में ही रहूंगी। ये सुनते ही विशाखा अपनी बेटी के पैरों में गिर जाती है और उसे वहां जाने से मना करती है, लेकिन आराध्या उसकी एक नहीं सुनती। वो अपना बैग उठाकर पुतलबाड़ी के लिए निकल पड़ती है। आखिरकार वो भानपुर गांव में पुतलबाड़ी तक पहुंच ही जाती है। जैसे ही वो हवेली को देखती है वो हैरान रह जाती है और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो हवेली और कोई नहीं बल्कि वही थी जो उसे हमेशा अपने सपनों में दिखाई देती थी। ये तो वही हवेली है जो मुझे सपने में दिखाई देती है। इस हवेली के अंदर कोई मुझे सम्मोहित करने की कोशिश करता है। क्या मुझे इसके अंदर जाना चाहिए या नहीं? जैसे ही आराध्या लोहे के दरवाजे को पकड़कर खोलने के लिए आगे बढ़ती है, उसके स्पर्श से अचानक बहुत तेज आंधी तूफान चलने लगते हैं। एक पल को आराध्या बहुत डर जाती है और उसकी हिम्मत हवेली के अंदर जाने की नहीं होती, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके अंदर जाती है। जैसे ही वो अपना पहला कदम हवेली की तरफ बढ़ाती है, उसे एक आवाज सुनाई देती है। बिटिया रानी बड़ी सयानी, बिटिया रानी बड़ी सयानी। वो आवाज एक गीत की तरह आराध्या के कानों तक पहुंचती है और वो उस गीत में खो जाती है। जब वो हवेली के अंदर पहुंचती है तो चारों तरफ धूल मिट्टी मकड़ी के जाले और बहुत गंदगी दिखाई देती है। तभी हवेली के ऊपर वाले कमरे से कुछ गिरने की आवाज आती है, जिसके चलते आराध्या पूरी तरह कपकपा जाती है। कोई है क्या ऊपर? कोई है क्या? कोई मुझे सुन सकता है? आराध्या को कोई जवाब नहीं मिलता। वो धीरे धीरे सीढ़ियों पर पैर रखती हुई ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है। जब वो उस कमरे तक पहुंचती है तो उस कमरे पर बहुत बड़ा ताला लगा होता है। ताले के ऊपर किसी ने एक कलावा बांधकर किसी बुरी चीज को रोक के रखा था। आराध्या उस ताले को वहां रखे एक लोहे के रॉड से तोड़ देती है। जब वो उस दरवाजे को खोलती है तो दरवाजे के खुलते ही एक काला सा धुआं बाहर आता है, जिसे देखते ही आराध्या डर जाती है। वो धुआं अचानक से आराध्या के मुंह के द्वारा शरीर में घुस जाता है। आराध्या की आंखें धीरे धीरे काली पड़ जाती है और वो आसमान में उड़ने लगती है, जिसके बाद वो आराध्या वही गीत गुनगुनाने लगती है। बिटिया रानी बड़ी सयानी, बिटिया रानी बड़ी सयानी, आजा मेरे पास, माँ पुकारे तुझे अपने पास, बिटिया रानी बड़ी सयानी। कोई नहीं बचेगा, सबके सब मारे जाएंगे। उस दिन के बाद से ही गांव में धीरे धीरे लोगों की मौत होनी शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ विशाखा अपनी बेटी को ढूंढते हुए भानपुर गांव में पहुंच जाती है, लेकिन पूरे गांव में पता लगाने के बाद भी उसे उसकी बेटी के बारे में कुछ पता नहीं चलता। हार थक कर वो एक दुकान पर रुकती है। वो वहां बैठी हुई रो रही थी कि तभी एक बूढ़ा आदमी काली चादर ओढ़कर अचानक उसके पास आकर कहता है, गांव में 5 लोगों की जान जा चुकी है, 2 लोगों की जान जानी बाकी है। तुम्हारी बेटी ने उसे आजाद कर दिया है, अब वो अपना बदला लेगी और उसी के साथ साथ मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा। उस आदमी के इतना कहते ही वो आदमी मिट्टी में गायब हो जाता है, जैसे उस आदमी को कभी किसी ने देखा ही ना हो। उसके ऊपर सिर्फ विशाखा की ही नजर पड़ी हो, लेकिन उसके ये कहने से विशाखा ये समझ जाती है कि अब उसकी बेटी कहाँ है। विशाखा इस समय वहां से उठकर शापित हवेली पहुंच जाती है। वो शापित हवेली और कोई नहीं पुतलबाड़ी ही थी, जिसे देखकर विशाखा घबराए हुए खुद से कहती है, जिस शापित हवेली से मैं आज तक भागती रही, उसका साया भी मैंने अपनी बेटी पर पड़ने नहीं दिया। आज मेरी बेटी शापित हवेली के अंदर कैद है। अब या तो मैं अपनी बेटी को यहाँ से लेकर जाऊंगी या फिर इस शापित हवेली का शिकार बन जाऊंगी। विशाखा श्रापित हवेली के अंदर जाती है, जहाँ वो देखती है कि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है।
तभी उसके सामने हवा में उड़ती हुई उसकी बेटी आराध्या आती है। उसकी आंखें पूरी काले रंग की होती है और वो विशाखा के ऊपर वार कर देती है। तभी आराध्या के अंदर की आत्मा बोलती है, तूने गांव वालों के साथ मिलकर मेरे मरने के बाद मुझे इस शापित हवेली में कैद किया। मैं अपनी मंजिल के बहुत करीब थी। 7 लोगों की बलि चढ़ा के मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो जाती। मेरे जैसा कोई नहीं होता। वो आत्मा फुलवा की थी, जो उस हवेली के मालिक की बेटी थी। फुलवा को शुरू से वो प्यार कभी नहीं मिला था जो विशाखा को मिला था। विशाखा हवेली की मालकिन की इकलौती बेटी थी। फुलवा को जलन होती थी जब भी मालकिन विशाखा को प्यार करती थी। इसी के चलते वो अपनी ही मालकिन को अपने वश में करना चाहती थी, जिसके चलते उसने काली विद्या का सहारा लिया और गांव के 6 लोगों की बलि भी चढ़ा चुकी थी। 7वां शिकार विशाखा का भाई था। फुलवा उसकी बलि चढ़ाने जंगलों के बीचों बीच एक बरगद के पेड़ के पास ले गई थी। उसको ये सब करते हुए विशाखा ने देख लिया था, जिसकी वजह से उसने ये बात अपनी माँ के साथ गांव के लोगों को भी बताई थी। इसी के चलते विशाखा की माँ उसे ये सब करने से रोकती है, लेकिन वो नहीं रुकती और अपनी ही बलि चढ़ा देती है। विधि पूरी न होने के कारण वो एक भयानक चुड़ैल बन जाती है, जो गांव के लोगों को मारने लगती है। गांव के लोग उससे बहुत परेशान हो गए थे, जिसकी वजह से उन्होंने एक तांत्रिक की मदद से बुरी आत्मा को हवेली में कैद कर दिया था। लेकिन फिर एक रात फुलवा के पिता लालटेन लेकर उस हवेली में जाकर उसे आजाद करा देते हैं, लेकिन फुलवा की आत्मा उसे भी मार देती है। छोड़ दे फुलवा, मुझे छोड़ दे। तभी विशाखा को उस तांत्रिक की बात याद आती है, जिससे वो हवेली के अंदर आने से पहले मिली थी। उसने कहा था कि अगर एक बार आत्मा शरीर में घुस जाती है तो उसे शरीर से बाहर निकालने के लिए उसके सामने एक शीशा रखना होगा। बुरी आत्मा शीशे में जल्दी प्रवेश करती है। इसी का फायदा उठाकर विशाखा छुपाया हुआ शीशा उसके सामने रख देती है, जिससे फुलवा की आत्मा उसी वक्त उस शीशे में समा जाती है और आराध्या आजाद हो जाती है। अपनी बेटी को लेकर विशाखा कार में बैठती है और शापित हवेली से अपने घर के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में जैसे ही समुंदर पड़ता है, विशाखा उस शीशे को समुंदर में फेंक देती है और शहर आकर अपनी बेटी के साथ नॉर्मल जिंदगी जीने लगती है। काले घने बादल छाए हुए थे और बिजली भी बहुत जोरों से कड़क रही थी। एक हवेली थी। उस हवेली में एक लड़की शीशे के सामने बैठी हुई खुद को देख रही थी और देखकर हंस रही थी। कुछ देर बाद वो लड़की बहुत घबरा जाती है और उसके बाद शीशे से एक हाथ बाहर निकलकर उस लड़की को शीशे के अंदर खींच लेता है। जूली नाम की एक लड़की अपने पति और सास के साथ एक घर के बाहर आकर रुकती है। पूरा परिवार बहुत खुश था क्योंकि उन्होंने बड़ी मुश्किलों से एक घर खरीदा था। जूली अपने इस नए घर को अपने हाथों से सजाना चाहती थी, इसीलिए वो घर का हर एक कोना देखकर अपने पति अतुल से कहती है, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है जैसा मैंने सोचा था। अब बस मुझे अपने कमरे के लिए एक शीशा चाहिए, वो भी कुछ यूनिक सा। अरे शीशा तो शीशा होता है, और वैसे भी इतने सारे शीशे तो हैं, और तुम्हारा ड्रेसिंग टेबल भी है, तो फिर तुम्हें शीशे की क्या जरूरत है? रहने ही दो तुम्हें क्या पता एक औरत के लिए शीशा कितना जरूरी होता है। और वैसे भी जब मैं यहाँ आ रही थी तब मैंने रास्ते में एक बहुत ही प्यारा सा शीशा देखा था। वे बहुत ही यूनिक और अलग था। मैंने आज से पहले इतना डिजाइनर शीशा कभी नहीं देखा, इसलिए तुम मेरे साथ अभी इसी वक्त चलो, हमें शीशा लेना है। अरे जब शीशा देखा था तो उसी वक्त बोलना चाहिए था ना। अब तो घर आ गए हैं, लेकिन अब तुम्हारे लिए अब दोबारा जाऊं शीशा लेने? अतुल बहसबाजी कर ही रहा होता है कि तभी उसकी माँ कमला हाथ में सामान की लिस्ट लेकर आती है और अपने बेटे से कहती है, ये कुछ सामान की लिस्ट है, बाहर जा रहा है तो ये भी लेकर आ जा। अतुल अब कुछ नहीं कह पाता और जूली के साथ बाहर शॉपिंग करने के लिए चला जाता है। जूली उसी दुकान पर जाती है जहां उसने वो शीशा देखा था
और दुकानदार से शीशे के बारे में पूछती है। भाई साहब, मैंने अभी कुछ देर पहले आपकी दुकान के बाहर एक बहुत ही यूनिक शीशा देखा था। वह अभी के समय का शीशा नहीं लग रहा था, उस पर काफी अच्छा काम किया हुआ था। मुझे भी शीशा खरीदना है। वो शीशा बिकाऊ नहीं है, अब जाओ यहाँ से। पर क्यों? और मुझे वही शीशा चाहिए। देखो, आपको जितने पैसे चाहिए मुझे बता दो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे वो शीशा दे दो। अरे मरना चाहती हो क्या? मेरी बात समझ में नहीं आ रही? मैंने कहा ना वो शीशा बिकाऊ नहीं है, और वैसे भी वो शीशा श्रापित है। जो भी उस शीशे को अपने पास रखता है वो लापता हो जाता है। इसीलिए अगर तुम अपनी सलामती चाहती हो तो उस शीशे को लिए बिना यहाँ से लौट जाओ। दुकानदार वो शीशा देने से साफ साफ मना कर देता है और उसे आगाह भी करता है, पर जूली दुकानदार की एक नहीं सुनती। उस समय वो दुकानदार से नाराज होकर बाहर निकल जाती है, पर तभी वो देखती है कि वो एक कबाड़ी वाला उस शीशे को ले जा रहा है। अब क्या था, अब जूली उस कबाड़ी वाले से वो शीशा खरीद लेती है और वो कबाड़ी वाला भी उस शीशे को फेंकने के बदले पैसे के लालच में आकर वो शीशा जूली को बेच देता है। जूली वो शीशा लेकर बहुत खुश थी और खुशी खुशी घर जाती है और उसे अपने बेडरूम में लगा देती है और उस शीशे में खुद को देखते हुए कहती है, जो चीज मुझे पसंद आ जाती है मैं उसे लेकर ही छोड़ती हूँ। इस शीशे ने मेरे घर की रौनक और बढ़ा दी है। जूली उस शीशे को पाकर बहुत खुश थी और जब वो शीशा आया था, जूली खुद को उस शीशे में ही निहारती जा रही थी। ये देख अतुल जूली का मजाक बनाते हुए कहता है, अरे तुम्हें शीशा इतना पसंद आ गया है क्या कि अब तुम उससे नजर ही नहीं हटा रही? अगर इतना ही पसंद आ गया है तो शीशे के अंदर ही दुनिया बना लो और उसमें जाकर बस जाओ। तुम्हें तो बस मौका चाहिए मेरा मजाक बनाने का। वैसे सच में इस शीशे में कुछ तो बात है। इसमें मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, देखो जरा। तुम ही खुद को देखो इस शीशे में, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इतना बोलकर अतुल कमरे से बाहर चला जाता है, पर जूली अब भी खुद को शीशे में ही देख रही थी और अपनी सुंदरता को देखकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी। इसी तरह से जूली को शीशे के सामने बैठे हुए 2 घंटे बीत जाते हैं और उसे समय का पता ही नहीं चलता। कुछ देर बाद जूली का फोन बजता है और जूली अपना फोन उठाकर कमरे से बाहर चली जाती है। पर ये क्या, जूली तो कमरे से बाहर जा चुकी है, तो जूली के जैसी दिखने वाली कौन है जो अब भी शीशे के अंदर मुस्कुरा रही है? कुछ देर बाद जूली अपने कमरे में दोबारा आती है और शीशे के पास से गुजरती है। पर ये क्या, जूली शीशे के पास से गुजरी तो थी, लेकिन जूली ने खुद को उस शीशे में नहीं देखा। ये देख जूली डर जाती है और उसके हाथों से फोन गिर जाता है। ऐसे कैसे हो सकता है? कहीं मेरा भ्रम तो नहीं था? एक बार फिर से शीशे के पास जाकर देखती हूँ। जूली डरती हुई फिर से शीशे के पास जाती है और इस बार वो खुद को शीशे में देखती है। खुद की परछाई शीशे में देखकर जूली का डर खत्म हो जाता है और वो एक बार फिर उस शीशे में खो जाती है और देखते ही देखते रात हो जाती है, पर उसे कोई होश नहीं था। समय गुजरता है और ऐसे ही एक रात को जब अतुल घर पर आता है तो वो जूली को शीशे के पास पाता है। ये देख अतुल जूली से कहता है, जूली ये सब क्या है? हमें यहाँ आए 10 दिन होने को है और इन 10 दिनों में तुम बहुत बदल गई हो। जब से ये शीशा घर में आया है हर समय तुम शीशे के पास ही बैठी रहती हो। माँ भी बता रही थी कि तुम घर का कोई काम भी नहीं करती। अतुल की ये बातें सुनकर जूली अतुल की तरफ देखती है और अजीब तरह से मुस्कुराती है। जूली को इस तरह से देख अतुल डर जाता है और उस समय अतुल कुछ नहीं कहता। कुछ देर बाद जूली और अतुल सो रहे होते हैं, तभी जूली को शीशे में किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है। वो आवाज सुनकर जूली की आंखें खुल जाती है और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखती है कि वो किसी अलग ही जगह पर है, जहाँ चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ शीशे लगे हुए हैं और हर शीशे में जूली खुद को ही नजर आ रही है, पर फिर भी उसे किसी बच्चे की आवाज आ रही थी। जूली बहुत ज्यादा घबरा जाती है, उसके माथे से पसीना टपकने लगता है, उसकी सांसें अटक जाती है क्योंकि जूली के घर में कोई भी बच्चा नहीं था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। जूली जोर से चिल्लाना चाह रही थी पर वो चिल्ला नहीं पा रही थी और वो शीशे पर जोर जोर से हाथ मारने लगती है और चिल्लाती हुई उठकर बैठ जाती है। उसकी आवाज सुनकर अतुल भी उठता है और जूली से कहता है, क्या हुआ जूली, तुमने कोई बुरा सपना देखा क्या? अतुल, अतुल,
मेरा विश्वास नहीं करोगे, पर शायद मैं उस शीशे में बंद हो गई थी। जूली शांत हो जाओ, वो सिर्फ एक साधारण सा शीशा है। तुम्हें उससे इतना प्यार है कि अब तुम सपने में भी इस शीशे के बारे में ही सोच रही हो। तुमने जो कुछ देखा वो सिर्फ तुम्हारा एक बुरा सपना था। अब सो जाओ, डरो मत, मैं हूं ना। जूली अपने पति को बहुत कुछ बताना चाहती थी, पर वो अतुल को कुछ समझा नहीं पाती। अतुल उसे सोने को कहता है और खुद भी सो जाता है। जूली भी अतुल के लिए सोने की कोशिश करती है, पर एक बार फिर उसे कांच के टूटने की आवाज आती है और इस बार जब उसकी आंखें खुलती है तो वो खुद को शीशे के अंदर पाती है और अपने पति को शीशे के बाहर। नहीं, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं कहाँ हूँ? कहीं मैं शीशे में कैद तो नहीं हो गई हूँ? अब मैं कैसे अतुल को उठाऊं? मैं क्या करूं? कैसे इस शीशे से बाहर निकलूं? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? जूली उस शीशे से बाहर आना चाहती थी, पर अब वो बाहर नहीं आ पा रही थी। अगली सुबह जब अतुल की आंख खुलती है तो वो जूली को अपने पास नहीं देखता। जूली को बिस्तर पर ना देख अतुल बहुत ज्यादा डर जाता है और उसे हर जगह ढूंढता है। ये सब कुछ शीशे के अंदर कैद जूली देख रही थी। वो अपने पति को आवाज दे रही थी, पर अतुल को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तो वहीं दूसरी ओर अतुल को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जूली गई कहाँ। जूली अपनी आंखों के सामने ये सब कुछ होता देख रो रही थी और अपने किए पर अफसोस कर रही थी, पर तभी उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है और जब वो डरती हुई पीछे मुड़कर देखती है तो वो अपने सामने एक लड़की को देखती है जो कुर्सी पर बैठी होती है। उसके बाल आगे होते हैं, वो कंघी कर रही होती है। उस लड़की को देख जूली के होश उड़ जाते हैं और वो डरी सहमी आवाज में उस लड़की से कहती है, कौन हो तुम? कौन हो तुम? जूली के इतना कहते ही वो लड़की कंघी करना छोड़ देती है और अपना मुंह ऊपर करके बाल हटाती है। उस लड़की के चेहरे से जैसे ही बाल हटते हैं, जूली उस लड़की को देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि जूली ही थी। जूली अपनी हमशक्ल को देखकर घबरा जाती है और तभी जूली की हमशक्ल उससे कहती है, मेरी इस दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। तुम बस कुछ ही दिनों के ही मेहमान हो, इसलिए मेरी दुनिया में रहकर अपनी बाहर की दुनिया को देखो, क्योंकि अब मैं बाहर जाऊंगी और तुम हमेशा के लिए अंदर रह जाओगी और बहुत जल्द मर जाओगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम मेरी जगह कभी नहीं ले सकती। इतना बोलकर जूली अपने पति को आवाज देने लगती है और शीशे को तोड़ने की कोशिश करती है। अतुल, इधर देखो, मैं इस शीशे में कैद हूँ। इस शीशे में दूसरी दुनिया है। अब तुम ही मुझे बचा सकते हो। प्लीज मेरी आवाज सुनने की कोशिश करो अतुल, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। जूली अतुल को बहुत आवाज देती है, पर अतुल तक आवाज नहीं पहुंच पाती, जिसके बाद जूली वहीं बैठकर रोने लगती है और कुछ देर बाद अतुल के सामने जूली आती है। जूली को देख अतुल उसे गले से लगा लेता है और उससे कहता है, जूली तुम कहाँ चली गई थी? पता है मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। मेरी तो सांसें ही अटक गई थी। जब से ये शीशा इस घर में आया है तुम बहुत बदल गई हो, इसलिए अब ये शीशा इस घर में नहीं रहेगा। अतुल, मैं तो बस मंदिर गई थी तुम्हारी लंबी उम्र की प्रार्थना करने। तुम अपना गुस्सा शीशे पर क्यों निकाल रहे हो? देखो, इस शीशे को कुछ मत करना। अगर इस शीशे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी बीवी को भी मार डालूंगी। तुम्हारी बीवी मर जाएगी। इतना बोलकर जूली अपना सर नीचे कर लेती है और जूली के दोनों पैर उल्टे हो जाते हैं। अतुल जूली को देखकर डर जाता है और अब समझ जाता है, इसलिए अतुल बिना कोई देरी करे खुद की और जूली की जान बचाने के लिए पास में रखा रॉड उठाता है और इस शीशे पर दे मारता है। शीशे के टूटते ही अतुल के सामने जो जूली थी वो गायब हो जाती है और उसकी असली जूली जख्मी हालत में उसके सामने होती है। जूली को देख अतुल उससे अस्पताल ले जाता है और जब जूली अपने पति के साथ घर आती है तो वो दोनों देखते हैं कि वो शीशा अपनी जगह पर नहीं है। बेटा, तू कह रहा था कि तूने वे शीशा तोड़ दिया और तेरे ही कमरे में है, पर यहाँ तो कोई शीशा नहीं है। पर वे शीशा कहाँ गया? अतुल, मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ, जूली,
अब इस हादसे को भूल जाओ। और अच्छी बात है कि वो शीशा अपने आप ही इस घर से गायब हो गया। अब सब ठीक है। अतुल और उसके परिवार को समझ नहीं आता कि वो शीशा गया कहाँ था, पर वो लोग उस दिन के बाद फिर कभी ऐसे शीशे को नहीं खरीदते और ना ही कभी इस हादसे को भूल पाते हैं। पर कुछ दिनों बाद एक नई फैमिली में वो शीशा आता है, जहाँ एक औरत उस शीशे के पास अपने बच्चों को खाना खिला रही है, पर शीशे में घर के अलावा और कोई दृश्य नहीं दिखाई दे रहा होता है। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें। हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के लिए।